देखिए आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, जो क्लास 10 है उसका पार्ट नंबर 16, जिसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। और पिछली क्लासों के अंदर हमने हमारे पर्यावरण के अंदर हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में डिस्कस किया था। और प्राकृतिक संसाधनों के अंदर हमने पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो हमारी प्रकृति में प्राप्त होते हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के थे, कौन कौन से, एक तो आपके कृत्रिम और एक मानव द्वारा निर्मित, या फिर अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज अपन जो टॉपिक बात करेंगे वो है हमारा कौन सा, दावेदार या स्टेक होल्डर। दावेदार का मतलब क्या होता है, दावेदार का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनका कार्य और जिनका जीवन उस चीज के ऊपर निर्भर रहता है जिनके वो दावेदार होते हैं। जैसे मान लो कि जंगल के पास रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं वो कहां से करते हैं, जंगल से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, जंगल से करते हैं। या फिर जो सरकारी वन विभाग है उनका जिम्मेदारी क्या होती है कि जंगल को बचाना, जंगल को सेव करना। ठीक है। या फिर जो उद्योगपति होते हैं जो कहीं अपने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आपकी तेंदू की पत्ती से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। तो जो बीड़ी बनाने वाला जो उद्योगपति है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को चाहता है कि प्रकृति संरक्षित रहे, प्रकृति बचे। ठीक है। तो दावेदार का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका कार्य तथा जीवन किसी चीज के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दावेदार बोलते हैं या स्टेक होल्डर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दावेदार उन लोगों को हम कहते हैं जिनके कार्य और जिनका जीवन केवल उसी चीज के ऊपर निर्भर रहता है। देखो एक बार ध्यान से, देखो दिख रहा है यहां पे दावेदार। दावेदार कैसे होते हैं, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो वे उसके दावेदार होते हैं। आगे बात समझ में, दावेदार मतलब ऐसे लोग जिनका जीवन तथा कार्य किसी चीज पर निर्भर हो वो उसके दावेदार होते हैं। अब दावेदार है, उन दावेदारों को हम यहां पर 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला जो है हमारे पास में वो है स्थानीय लोग। कौन है, स्थानीय लोग। स्थानीय लोग कैसे दावेदार हैं, स्थानीय लोग का मतलब जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी पूरी उससे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो गांव के पास में, जंगल के पास रहने वाले जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए लकड़ी लाते हैं, फल खाने के लिए फल फ्रूट लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, जो सब कुछ जरूरतों की चीजें हैं वो कहां से लाते हैं, जंगल से लेके आते हैं। किसे लेके आते हैं, जंगल से। तो वो अपने कार्य और अपने जीवन के लिए डिपेंड किस पे है, जंगल पर, खेतों पर, खेती पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब वो क्या है, उसके दावेदार है। ठीक है, स्थानीय लोग। नंबर 2 है हमारे पास में, नंबर 2 आता है सरकारी वन विभाग। सरकारी वन विभाग, सरकारी वन विभाग। सरकारी जो वन विभाग है, जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जंगल है उस जंगल को बचाना, या उसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, से अपन उनको क्या बोलते हैं, वनपाल बोलते हैं, फॉरेस्टर बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं उनको, फरवाड़ भी बोलते हैं ना, है ना। तो जो जंगल में काम करने वाले लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या उनकी जिम्मेदारी है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जंगल को सुरक्षा करना है, जंगल को बचाना है। तो उनकी जो उनका कार्य, उनका जीवन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरे जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी क्या है, हमारे दावेदार हैं। नंबर 3 जो दावेदार है, नंबर 3 वो है उद्योगपति। कौन है, उद्योगपति। जो उद्योगपति है वो उद्योगपति अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना जो सामान बेचने के लिए बनाते हैं, वो उसका कच्चा माल कहां से प्राप्त करते हैं, जंगल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं, जंगल से। जैसे मान लो कोई उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है जो बीड़ी बनाता है, क्या बनाता है, बीड़ी बनाता है। तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू की पत्ती का प्रयोग होता है। किसका होता है, तेंदू की पत्ती का प्रयोग होता है। अब तेंदू की पत्ती का जो तेंदू की पत्ती है वो कहां से लाएंगे अपन, जंगल से। तो वो उसके ऊपर निर्भर है कि नहीं है, उसके कार्य, उसके जीवन उसके जंगल के ऊपर निर्भर है कि नहीं है। तो ये दावेदार हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 4 है वन्य जीवन। वन्य जीवन तथा प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी।
प्रकृति प्रेमी और वन्य जीवन का मतलब ये होता है जो हमारे प्रकृति से प्रेम करता है, मतलब प्रकृति को चाहता है कि वो प्रदूषित ना हो, नष्ट ना हो। ठीक है, जैसे मान ले कोई आदमी है जो प्रकृति के प्रति थोड़ा सजग रहता है, जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण नहीं फैलाता है, पेड़ पौधे उगाने की सलाह देता है ना, प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करता है, 5R का प्रयोग करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी। कोई भी जंतु है उस जंतु को हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी बोलते हैं। तो प्रकृति प्रेमी भी उनका जो कार्य है, उनका काम ही क्या है? वही है पर्यावरण को बचाना, हमारे जंगल को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, जीव जंतु को बचाना, प्रकृति को बचाना, ये उनका कार्य है। जब ये उनका कार्य है तो वो उनका कार्य उसी चीज के ऊपर क्या है? निर्भर है। हमने ये तो पढ़ा था अभी, देखो ध्यान से, इसको डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। ऐसे लोग जिनका जीवन कौमा कार्य किसी चीज पर निर्भर रहते हैं वो उसके दावेदार होते हैं। तो दावेदार या स्टेक होल्डर उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिनका कार्य और जिनका जीवन उसी के ऊपर निर्भर है। जिसे मैंने बताया कि नंबर 1 क्या है? स्थानीय लोग, नंबर 2 क्या है? सरकारी वन विभाग, नंबर 3 क्या है? उद्योगपति, और नंबर 4 क्या है? वन्य जीव व प्रकृति प्रेमी। तो जो सरकार, जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं कि भाई मान लो अपन लकड़ी काटने जा रहे हैं तो लकड़ी काटने के लिए खाना पकाएंगे या फल फ्रूट लेके आएंगे या खेत जो जंगल जानवर उनको चराने जाएंगे, तो जो अधिकतर जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैंने बताया आपको सरकारी वन विभाग, सरकार जिनके पास वनों का स्वामित्व है और वनों को नियंत्रित भी करते हैं। फिर नंबर 3 देखा अपने उद्योगपति, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, और नंबर 4 क्या है? वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। तो लिखिए आप इसके अंदर हेडिंग क्या डालेंगे आप? दावेदार या स्टेक होल्डर। जो हेडिंग डालेंगे आप वो डालेंगे दावेदार या स्टेक होल्डर। एग्जाम के अंदर ये किसी भी नाम से आ सकता है, या तो आ सकता है दावेदार के नाम से या आ सकता है स्टेक होल्डर के नाम से। तो हेडिंग डालेंगे आप दावेदार या स्टेक होल्डर। पहले इसकी परिभाषा जो मैं बोलूंगा वो लिखना है, कोई शब्द नहीं आए तो यहां से देखना है। मैं थोड़ा सा सरल करके या थोड़ा सा और में चेंज, 1-2 शब्दों में चेंज करके लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया वो यहां से देख लेना, कोई शब्द लिखो। ऐसे लोग जिनका जीवन तथा कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, ऐसे लोग जिनका जीवन तथा कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, ऐसे लोग जिनका कार्य तथा जीवन किसी चीज पर निर्भर हो, वे उसके दावेदार कहलाते हैं। वे उसके दावेदार कहलाते हैं। वे उसके दावेदार कहलाते हैं। तो ये थी आपकी दावेदार की परिभाषा, ठीक है। ऐसे लोग जो अपने कार्य या अपने जीवन के लिए किसी चीज पर निर्भर रहते हैं वो उसके दावेदार कहलाते हैं। अब नई लाइन से लिखो, वनों के दावेदार निम्न प्रकार से हैं। वनों के दावेदार निम्न प्रकार से हैं। जो वनों के ऊपर दावेदार करते हैं वो नंबर 1 आता है स्थानीय लोग। स्थानीय लोग। अब आप स्थानीय लोग के अंदर आप लिखेंगे पहली चीज, स्थानीय लोग में आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तो स्थानीय लोग, वनों के दावेदार निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है स्थानीय लोग। स्थानीय लोग में आप लिखेंगे अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित, अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित, अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित रहने वाले लोग। वनों पर, यहां से भी कॉपी कर सकते हो आप, देखो ध्यान से,
यहीं से बोल रहा हूं मैं, अपनी आवश्यकता के लिए वनों पर आश्रित रहने वाले लोग। ठीक है, तो ये दावेदार हैं। नंबर 2, सरकारी वन विभाग। सरकारी वन विभाग, नंबर 2 लिखो, सरकारी वन विभाग। इसके अंदर अंडरलाइन करके आप लिखेंगे, सरकार जिसके पास वनों का स्वामित्व है, सरकार जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों को नियंत्रित करते हैं, तथा वनों को नियंत्रित करते हैं, तथा वनों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो सरकारी वन विभाग क्या है? जिनके पास वनों का स्वामित्व है, मतलब वन किसके अंडर में आते हैं? सरकार के पास अंडर में आते हैं, तो वो वनों को ही देखभाल करते हैं, वनों को ही जो भी काम करना होता है उनको करना होता है, और जो भी नियंत्रण काम होता है, संभालने का काम होता है, कौन करेगा? सरकारी वन विभाग। नंबर 3 लिखो, उद्योगपति। उद्योगपति, उद्योगपति मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना कोई भी सामान बनाने के लिए जंगल से कुछ सामान लेके आ रहा है, तो वो भी क्या है? दावेदार है। भाई जहां मान लो बीड़ी का धंधा करता है, तो उसमें जो तेंदू की पत्ती है वो कहां से लेके आएगा? जंगल से लेके आएगा। तो जंगल के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? वो जंगल के ऊपर निर्भर है, तो वो भी क्या है? दावेदार है। लिखो, जो वनों से प्राप्त, इसके अंदर लिखना, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लो, इसके अंदर उदाहरण भी है। तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनाना, जैसे तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनाना, तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनाना। ठीक है, तो ये आपको उद्योगपति में याद रखना है। अब नंबर 4 बचा हमारे पास, क्या? वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी मतलब जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी। तो इसमें आप लिख लेंगे अंडरलाइन करके, नंबर 4 हेडिंग डालेंगे, वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। हाँ भाई, मेरे साथ बोलेंगे पहले दावेदार की परिभाषा, आवाज नहीं। ऐसे लोग जिनका जीवन, ऐसे लोग जिनका जीवन तथा कार्य किसी चीज पर निर्भर रहते हैं, किसी चीज पर निर्भर रहते हैं, वो उसके दावेदार कहलाते हैं, वे उसके दावेदार कहलाते हैं। ऐसे लोग जिनका जीवन तथा कार्य किसी चीज पर निर्भर रहते हैं, वो उसके दावेदार कहलाते हैं। कौन बोलेगा? दावेदार कितने हैं? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? कौन बोलेगा? चारों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो भाई, जो वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए जो वहां के निवासी हैं, वहां के निवासी है, ये आप लिखना मत, मैं आपको लिखाऊंगा। वहां के निवासियों के द्वारा, निवासियों के
द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, वो कौन कौन से आपको याद रखने हैं। मतलब जो वनों के संरक्षण, आपको जैसे मान लो कि पेड़ों को बचाना है, तो पेड़ों को बचाने के लिए वहां के लोगों के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पास पॉइंट है वो है नंबर 1, खेजड़ी वृक्ष को बचाया था। याद है आपको अमृता देवी वाली कहानी, खेजड़ी वृक्ष को। नंबर 2, इस खेजड़ी वृक्ष की घटना से क्या चालू हुआ था? चिपको आंदोलन। क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूं। कहानी क्या है? कहानी यह है कि खेजड़ली नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर जो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे, वो विश्नोई संप्रदाय के लोग पेड़ों को काटने से मना करते थे, मतलब पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए तत्पर रहते थे। अब वहां का जो एक राजा था, उस राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है। अब लकड़ियों की आवश्यकता के लिए उसने अपने सैनिकों को भेज दिया जंगल में। तो जंगल में जब लकड़ियां काटने लगे वो, तो अमृता देवी विश्नोई ने उनको मना किया कि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण घटक है हमारे पर्यावरण के, इनको मत काटिए। अगर इनको ही काट देंगे अपन तो हम भी एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे। उनको खूब समझाया लेकिन नहीं माने। फिर अमृता देवी ने क्या किया, उन पेड़ों को अपने बाहों में, भुजाओं में पकड़ लिया। लेकिन किसान फिर भी नहीं माने और किसानों ने उन अमृता देवी विश्नोई के साथ में लगभग कितने 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अमृता देवी विश्नोई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसलिए भारत सरकार ने अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार देना प्रारंभ किया। किसके लिए किया? वन्य जीव संरक्षण के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो नाम क्या है उसका? अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो गढ़वाल नाम का एक जगह है, वहां पे एक गांव है, उसका नाम क्या है? रेनी। क्या नाम है? रेनी। उस रेनी नामक गांव के अंदर ठेकेदार जब पेड़ काटने लगे तो वहां की महिलाएं वहां पर पहुंच गई और अपने पेड़ों को पकड़ लिया। ठीक है, और पेड़ काटने नहीं दिए। तो सबसे पहले चीज सफल वहां हुई थी वो, और ये आंदोलन लगातार चलता ही गया और ये चलता चलता आंदोलन का रूप ले लिया। और जो भी कोई पेड़ काटता अपने बाहों में भर लेता, तो अब आदमी मरेगा तो काटते ही नहीं पेड़ को। फिर ये इस प्रकार चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और नंबर 3, पश्चिमी बंगाल में। कहां पे? पश्चिमी बंगाल के अंदर जो साल का वृक्ष आता है, किसका? साल का वृक्ष। एक साल नामक वृक्ष आता है, उसको सुरक्षित करने के लिए आराबाड़ी, कौन सा? आराबाड़ी वन क्षेत्र में इसको संरक्षित किया गया। तो आपको ये याद रखना, 3 पॉइंट याद रखने इसके अंदर, कि वनों के संरक्षण के लिए वहां के निवासियों के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। पहला तो खेजड़ी वृक्ष का, दूसरा चिपको आंदोलन का, और तीसरा पश्चिम बंगाल में साल वृक्ष को आराबाड़ी वन क्षेत्र से बचाया गया था। ठीक है, अब लिखना कैसे है? जिसमें बोल रहा हूं वैसे आप लिखेंगे। लिखो, यहां से लिखना है आपको। कुछ ऐसे उदाहरण जहां, नई लाइन से, कुछ नहीं डालना आपको। कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में, कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है।
मुख्य भूमिका निभाई है। पॉइंट नंबर 1, कुछ ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में कुछ मुख्य भूमिका निभाई है। नंबर 1, खेजड़ी वृक्ष। नंबर 1 है खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कौन सा है? खेजड़ी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी वृक्ष। लिखेंगे आप खेजड़ी। खेजड़ी एक ही बात है, लिखो। अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अटक जाए पिछड़े जाए तो आगे देख लेना। अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में, राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को बलिदान कर दिया। फिर नई लाइन से आप लिखेंगे, नई लाइन से इसी के अंदर, खेजड़ी वृक्ष के अंदर, अपने आप को बलिदान कर दिया। भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको इनवाइटेड कोमा में बंद कर लेना, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो याद रखना कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, और अमृता देवी जो मर गई थी उनकी स्मृति के अंदर ये आपको जो आपका पुरस्कार है ये दिया जाता है। ठीक है। तो भारत सरकार ने जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया? एक पुरस्कार चालू किया जिसका नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, जो जीवों के संरक्षण के लिए, जीव का मतलब ये नहीं है कि जीव जो जंतु है बस, पेड़ पौधों, जीव जंतु, इनके लिए। ठीक है। नंबर 2 लिखो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जिस प्रकार मैंने आपको कहानी सुनाई है चिपको आंदोलन की, वही कहानी यहां पर है। लेकिन आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल से हुई थी, जो आपकी अमृता देवी वाली जो कहानी है वो तो, ठीक है ना, मतलब हालांकि मूवमेंट तो वही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो घटना तो वही घटी थी, लेकिन उसके बाद जो चीज उसको नकल करके देखकर चालू हुई थी वो यहां से हुई थी। यह आंदोलन गढ़वाल के चिपको आंदोलन, हेडिंग डालेंगे आप, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रैनी, गढ़वाल के रैनी नाम के गांव में हुआ था। रैनी नामक गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई। वहां की महिलाएं उसी समय
वन पहुंच गई। जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। महिलाएं पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई। महिलाएं पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई। महिलाएं पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत से समुदायों में फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो अगर चिपको आंदोलन के बारे में आए तो आपको यहां से और यहां तक लिखना है ये पूरा। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आए तो बाकी आपका क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है। आपका क्वेश्चन बनेगा रेनी केस और ये गढ़वाल की जगह पूछेगा, या फिर ये पुरस्कार का नाम पूछेगा, ये पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, या फिर जो अमृता देवी ने इस कार्यक्रम चालू कहां से किया था और कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा इसमें से बनेगा पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने छहित हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। तो जो साल के वृक्ष है उसका स्थान कहां पर है? आराबाड़ी वन क्षेत्र। पेड़ का नाम क्या है? साल। और जगह का नाम क्या है? पश्चिमी बंगाल। लिखो पॉइंट नंबर 3। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने छहित है ना, छहित हुए पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने छहित हुए साल के वृक्षों को, ये वृक्ष का नाम है साल, याद रखना, साल के वृक्षों को आराबाड़ी, इसको आराबाड़ी करना, आराबाड़ी ये है ना, आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। जो हमने कल पढ़ा था, हमने कल स्टार्ट किया था वन्य जीवन व, हमने क्या स्टार्ट किया था? वन्य जीवन व वन संरक्षण के बारे में बात की थी। उसमें अपने जैव विविधता पढ़ ली थी, तप्त सेल पढ़ लिया था, दावेदार की कहानी यहां से यहां तक खत्म हो जाती है। इसके बाद जो यहां से नहीं, यहां तक खत्म हो जाती है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है 1, 2 और 3। अब नया पॉइंट है हमारे पास सभी के लिए, जल। आपकी बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है सभी के लिए जल, तो आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे बस, सभी के लिए जल। देखो, आपको पता है कि हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो जल है
वो जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जल ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है हमारे जीवन की, वो क्या है? जल है। और जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा। तो जो जल का प्रमुख जो स्रोत है हमारे पास वो क्या है? वर्षा है। और जल हमारी मूलभूत इकाई भी है हमारे जीवन की। अगर जल नहीं मिलेगा तो मनुष्य मर जाएगा। ठीक है भाई। अब जल को रोकने के लिए बांध बनाते हैं अपन, ठीक है, बांध बनाते हैं, कई सारे तालाब बनाते हैं, ठीक है, कई सारे अपन वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए कई सारी चीजें बनाते हैं अपन। तो बांध बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं? नंबर 1 बांध। तो सबसे पहले अपन बांधों के बारे में पढ़ेंगे। बांध से हमें कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा बांध है ये डिस्कस करेंगे, और बांधों से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। जैसे मान लो मैंने नदी पानी रोक लिया, बांध बना दिया, तो बांध के किनारे वाले गांव डूब जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, हेडिंग डालो सभी के लिए जल, सभी के लिए जल, सभी के लिए जल, हेडिंग डाल लो सभी के लिए जल। और पहला पॉइंट लिखो इसमें, सभी के लिए जल के अंदर, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले पॉइंट नंबर 1 इसी के अंदर, सभी के लिए जल के अंदर पहला पॉइंट है, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है कि नहीं? मूलभूत आवश्यकता। अगर जल नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हम प्यासे मर जाएंगे। जल कहां से आएगा? वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और थर्ड पॉइंट लिखो, भारत के कई क्षेत्रों में बांध, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब देख लो तुम भाई ध्यान से, हमने सभी के लिए जल के अंदर 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या है? जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। दूसरा, हमारे जो जल है उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वर्षा। और हमारे भारत के अंदर जो जल को अपन उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, उसके लिए बांध बनाते हैं, तालाब बनाते हैं और नहरें बनाते हैं। ठीक है, अब हम पहले क्या पढ़ेंगे? बांध क्या होते हैं? ठीक है, बांध क्या होते हैं, और देखना के बाद बांध के लाभ क्या है, बांध से हानियां क्या है। ठीक है, फिर देखो, फिर भौम जल, मतलब जो हम तकनीक अपनाते हैं, कौन से राज्य में कौन सी तकनीक बनाते हैं। फिर भौम जल का मतलब है जो बोरिंग का पानी होता है ना, उसे बोलते हैं भौम जल। क्या होता है? कोयला पेट्रोल की उत्पत्ति कैसे हुई और उसे होने वाली हानियां। मतलब ये आपका शनिवार से पहले खलास हो जाएगा ये पाठ, आपका ज्यादा बड़ा पाठ है नहीं अब। ठीक है, क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा है? ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। मैं आपको आपके पेपर की एक झलक दिखा रहा हूं बस। इतना बड़ा पेपर आएगा इस बार। कितना बड़ा? इतना बड़ा, 17 क्वेश्चन। तो है ना भाई, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है एक नंबर के, 25 नंबर का है इस बार। हाँ, देखो चैनल का नाम क्या है? AMG अकेडमी। आप सर्च करोगे ना आप YouTube पे तो आपको लोगो दिख जाएगा गूगल पे, मतलब इस पे। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपको वीडियो मिल जाएगी और वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हो। उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अब सुनेंगे ध्यान से, रजिस्टर के बाद नोट्स का रजिस्टर।
देखो बेटा, आपको जो रजिस्टर बनाना है वो कम से कम ऐसा रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें देखो अपन ने यहाँ पार्ट नंबर 6 से अपन मेंटेन कर रहे हैं इसको, पार्ट नंबर 6 से ऐसे चलता रहेगा ये ना, डायग्राम वगैरह सब चलता रहेगा, ऐसे ऐसे मेंटेन करना है इसको। आप आए हो पार्ट नंबर 16 से, तो इसको आप पार्ट नंबर 16 से मेंटेन कर लो। और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद में जैसे ही पार्ट खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है, टेस्ट होता है। क्या होता है, टेस्ट। उस टेस्ट को आप दो। जरूरी नहीं है कि कोई कम नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 में से 20 में से 10 नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहे हैं कम से कम आपकी ईमानदारी तो है, वो आपके नंबर तो आ रहे हैं कम से कम, वो जो आपने पढ़ा है ईमानदारी से पढ़ा है, टीप के नहीं पढ़ा आपने, टीपा नहीं, लिखा नहीं टीप के, तो जो नंबर आ रहे हैं उतना आपको याद है, ठीक है ना। तो और ऐसे करके हम 16 टेस्ट लेंगे, जो आपके चैप्टर छूट गए उनको दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, एग्जाम तक अपन पढ़ेंगे इसको। कहां तक पढ़ेंगे, एग्जाम तक पढ़ेंगे। फिर जैसे ही कोर्स हो जाएगा फिर उसकी पूरी बुक का क्या होगा,